नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया के साथियों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी पेशेगत चुनौतियों और मुश्किलों को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। मीडिया कर्मियों की मुश्किलें जितनी कम होंगी, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की राह भी उतनी ही आसान होगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को आज अपने निवास स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से स्वीकृति सहायता राशि के चेक वितरित किए। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हम सभी ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। संक्रमित लोगों की पहचान करने से लेकर उनके उपचार की व्यवस्था करने का काम शासन के लिए जितना चुनौतीपूर्ण था, मीडिया के लिए उतना ही चुनौतीपूर्ण लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाना, अफवाहों को लेकर आगाह करना और सकारात्मक वातावरण को बनाए रखना था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीती शाम उनके निवास कार्यालय में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओ'फॉरेल ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और पूंजी निवेश, विशेष रूप से माइनिंग और पर्यावरण संरक्षण की संभावनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। हाई कमिश्नर फॉरेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के समग्र विकास, आदिवासी समुदाय के उत्थान और सामाजिक संकेतकों में सुधार के लिए लागू की गई राज्य सरकार की योजनाओं में गहरी रुचि ली। इस मौके पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा विशेष रूप से वहां मौजूद थे। कोरोना का संकट न आया होता तो आज छत्तीसगढ़ में और भी ज़्यादा औद्योगिक प्रगति हुई होती। अब परिस्थितियां सामान्य हो रही है। नुकसान की रिकवरी के लिए यह अच्छा समय है। इसी दिशा में उठाए जा रहे एक बड़े कदम की घोषणा आज मैं करने जा रहा हूं। मुझे आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजधानी रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का आयोजन जनवरी माह में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 27 जनवरी 2022 से की जाएगी, जो 1 फरवरी 2022 तक चलेगा। आज इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। इसमें विश्व के प्रमुख इन्वेस्टर कम्युनिटियाँ, ग्लोबल कंपनियाँ, बिजनेस लीडर शामिल होंगे। स्थानीय व्यवसायी, उसके संगठन, निवेशकों के संगठन, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस इनोवेटर, उद्यमी भी इसमें शिरकत करेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। इस आयोजन से सभी को एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर मिलेगा। इस समिट के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश का लाभ, परस्पर सहयोग, पार्टनरशिप और व्यावसायिक उन्नति की संभावनाओं पर बातचीत की जाएगी। A wonderful meeting with the Chief Minister, talking about the opportunities between Australia and India in this state to further economic development for both our countries. Australia and India share many things in common, and one of the things that Australia can offer are some elements to enable state and national economies to grow even bigger. The Chief Minister was obviously talking about mining, about steel, about resources, but also about the newer industries in the state, including in the renewable sector, including forest products, which he promoted very strongly, and of course the desire to add value to existing industries through new industries. So we'll send messages back to Australia about the opportunities that exist within this state. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने अपनी पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने विकास के नाम पर 2 बच्चों को जन्म दिया है। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और दूसरे का नाम मोनेटाइजेशन है। दोनों का व्यवहार एक जैसा है। डीमोनेटाइजेशन से देश के गरीबों और कारोबारियों को लूटा गया, जबकि मोनेटाइजेशन से देश की विरासत को लूटा जा रहा है, और दोनों ही कम चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं और पूरे देश के अंदर
कुछ वक्त कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती, और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहाँ पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा, और यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान रायपुर में उन्होंने प्रेस वार्ता भी ली, जहां केंद्र सरकार के मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन की योजना को लेकर तीखा हमला मोदी सरकार पर किया। माकन द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इस स्तर पर केंद्र में कांग्रेस की जो राजनीति है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना और झूठ बोलना, कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित करना इस देश के विकास के लिए, और बिना कोई संपत्ति का विक्रय किए, बिना सेल किए। इस प्रकार से किसमें राशि आ सकती है और कुछ समय के लिए संधारण का काम निजी हाथों में देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। हमारे खास कार्यक्रम सुभाष की बात में कही गई बात का असर एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्थान रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में बीते कई दिनों से छात्र इस मांग पर अड़े हुए थे कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा, यानी ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। साथ ही विभिन्न छात्र संगठन भी इस विषय में बीते 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। हमने अपने खास कार्यक्रम सुभाष की बात में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी परीक्षाएं ब्लेंडेड मोड में संपन्न होंगी। निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से दोपहर 12 बजे तक प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों तक प्रेषित किया जाएगा। परीक्षार्थियों को अपनी उत्तर पुस्तिका उसी दिन या दूसरे दिन 12 बजे तक जमा करनी होगी। परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित संख्या में उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा सैद्धांतिक परीक्षा के बाद होगी। अब एक अच्छी खबर की ओर रुख करते हैं। कल से पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को खोलने का आदेश जारी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का इसे लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छोटी उम्र के बच्चों में संक्रमण का जोखिम कम होता है, लेकिन लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अभी कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। निजी और सरकारी स्कूलों में शिक्षक, प्रत्येक टीचर जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सरकार ने कंपलसरी नहीं किया है, सरकार ने इसको ओपन रखा है, एक विकल्प के रूप में रखा है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी और शिक्षा विभाग को भी ये अनिवार्य रूप से, चाहे निजी स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, जो भी टीचर्स और स्टाफ कैंपस में बच्चों के साथ रहेंगे वो अनिवार्य रूप से वैक्सीनेटेड हों। उसके बाद पढ़ाई का जोखिम या रिस्क जिसको कहते हैं संभावना है लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा चंचल हैं, उतनी सावधानियां वयस्क लोगों की तुलना में शायद अपना पाएँ ना अपना पाएँ। तो वातावरण उनको सुरक्षित मिलना चाहिए। घर का वातावरण सुरक्षित है, हम जानते हैं किसको है किसको नहीं है कोरोना, सब बचे हुए हैं। स्कूल, बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है काम करने, तो इनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कलम बंद
काम बंद के तहत सामूहिक अवकाश का आयोजन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फेडरेशन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28% डीए दिया जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को मात्र 12% डीए दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के प्रति अन्याय है। फेडरेशन की मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जल्द केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को 28% डीए प्रदान करें। आज छत्तीसगढ़ राज्य में हर जिला तहसील विकास खंड में जो भी सरकारी कर्मचारी है, कोंटा दंतेवाड़ा के पहाड़ में भी यदि पंचायत सचिव पटवारी है, सब सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदेश के कर्मचारियों को लगातार 2 साल से 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2021 तक जो महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, ये प्रदेश के कर्मचारी महंगाई भत्ता देने के लिए पूरा हड़ताल कर रहे हैं। महंगाई भत्ता हमारा अधिकार है, कोई उपकार और भीख नहीं है, लेकिन महंगाई भत्ता के नाम पर प्रदेश में जो भेदभाव की नीति है, केंद्रीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य में 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत मंडल का कर्मचारी 28% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। मेरा कर्मचारी आज 12% महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा है। महंगाई एक है, बाजार एक है, कर्मचारी एक है। तो ये जो भेदभाव की नीति है, उससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। अपने सम्मान के लिए सामूहिक अवकाश लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा 14 सूत्री मांग है। नरवा गरवा घुरवा बारी नहीं आए भैया, कर्मचारी मन के बारी। कब कर्मचारी मन के बारी आई ये कोनो नहीं जानते। आज पूरा प्रदेश के चपरासी, बाबू, मास्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, वाहन चालक सब काम ला छोड़ करके सामूहिक अवकाश लेकर के आज आंदोलन में आए हैं। यदि आज के आंदोलन से सरकार अपन कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागत है, तो ये मान के चलो कि वो कुंभकर्णी निंद्रा से जगाए पर हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाबो। एक योद्धा के रूप में शासकीय कर्मचारी अपने प्राणों का बलिदान दिया और समाज की रक्षा की। ऐसे कठिन समय में सरकार को ये चाहिए कि उनके वेतन भत्ते न रोक के उनको महंगाई भत्ता प्रदान करना चाहिए। और जब अब वही राज्य के IAS कैडर, जो राज्य कैडर हैं, उनको जब महंगाई भत्ते का आदेश दिया जाता है, यहाँ पर विद्युत मंडल में कार्यरत कर्मचारी उनको महंगाई भत्ते का जो 28% दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी। गरियाबंद में फेडरेशन के लोगों ने ऐसा ही कुछ प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जो हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं और हमको जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। इससे पूर्व कब आप प्रदर्शन किए थे? हम 4 चरण में पहले कर चुके हैं, हमारा ये 5वां चरण है। क्या आश्वासन मिला था? हमको आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, और ये वादा उनने अभी नहीं किया है। ये तो शासन में आने के पहले भी उनने वादा किया था कि जिस दिन हम शासन में बैठेंगे सभी कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति हमारी ये सरकार नहीं मानेगी तो हम सब एक हैं, हम हड़ताल करेंगे। अब हमारे पास अनिश्चितकालीन हड़ताल के सिवाय कुछ बचा नहीं है, हम वो करें। बस्तर में चल रहे भाजपा के चिंतन शिविर का कल समापन भाजपा प्रदेश प्रभारी के एक ऐसे बयान के साथ हुआ जिसने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने शिविर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बयान दिया जिसका आशय था, यदि भाजपा कार्यकर्ता थूकेंगे तो राज्य सरकार बह जाएगी। गौरतलब है कि 3 दिनों तक चले भाजपा के चिंतन शिविर में भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी का कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रही है। भाजपा इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। पुरंदेश्वरी के बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की वरिष्ठ नेता से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए आग्रह करते हैं हम आप सबको कि आप संकल्प लेके जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा और फिर से आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी 2023 में जरूर सत्ता में आएगी। तो इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं?
मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पूरे नरेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भाजपा द्वारा बस्तर में किए गए चिंतन शिविर का समापन तो अब हो गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की चिंताओं और चिंतन की रफ्तार थमी नहीं है। इस शिविर में भाजपा ने आगामी समय को लेकर अहम रणनीतियां तैयार की हैं। इस बैठक में बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा तो था ही, किंतु कई बड़े चेहरे नदारद भी रहे। शिविर से गायब इन चेहरों की बात करें तो इनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सहित और कई बड़े नेता शामिल हैं। बैठक से नदारद इन चेहरों को लेकर भी इन दिनों सियासी गलियारों में भाजपा के अंतर्कलह को लेकर चिंतन मनन चल रहा है। देखिए, एक सीमित संख्या में चिंतन शिविर में जो एक मापदंड तय होते हैं, क्राइटेरिया तय होते हैं, उसके अनुसार एक लिस्टिंग होती है, एक सूची बनती है, उन्हीं नेताओं को वहाँ पर बुलाया जाता है। तो मुझे लगता है ये विशुद्ध रूप से प्रदेश भाजपा संगठन और राष्ट्रीय जो हमारे सह संगठन महामंत्री हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, उनके बीच का विषय है कि किस स्तर के तक के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर बुलाना है। तो मुझे लगता है ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये एक व्यवस्था का विषय है। तो मुझे लगता है उस व्यवस्था के अंतर्गत उन लोगों को वहाँ पर बैठक में बुलाया गया। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना काल के दौरान कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जिन अस्थायी कोविड-19 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया था, अब उनको सरकार ने काम से निकाल दिया है, जिसकी वजह से 11 दिनों से कोविड-19 से संबद्ध कर्मचारी, डॉक्टर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आदि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए। कोरोना वॉरियर्स 11 दिनों से बूढ़ा तालाब में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में कोरोना वॉरियर्स ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। देखिए, लगातार हमारा आज 11वां दिन है। आज हम लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अलग अलग माध्यम से शासन को जागृत करना चाहते हैं। शासन जागी नहीं है। आज हम यहाँ पे जो अर्धनग्न रूप में प्रदर्शन करने जा रहे हैं किए हैं। हमारी मांगे ये है कि हमें नियमित सेवा में रखा जाए। हमारे प्रदेश के हमारे कोरोना योद्धा के रूप में DMLT, BMLT, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सफाई कर्मी, समस्त जो थे कोरोना योद्धा, उनको बेरोजगार कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार न्याय की बात करती है एक तरफ, और इधर बेरोजगार कर दिया गया है और अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ। हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन का आज 11वां दिन है। सर, हमारा मांग पूरा नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए। सर, हमने जिस टाइम सरकार का साथ दिया कोरोना की पहली और दूसरी लहर पे, हम सभी वो स्वास्थ्य कर्मी है जो मोर्चा संभाला था, और आज सरकार ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमें निरंतर कार्य पे रखा जाए, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे, और इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता। कर्मचारियों का कहना है कि जब प्रदेश में कोरोना महामारी फैली थी, तब हमने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। गरियाबंद नगर में दिसंबर माह से बिना किसी डिग्री या लाइसेंस के एक डॉक्टर द्वारा गांधी मैदान के कॉम्प्लेक्स में भूतेश्वर नाथ के नाम से अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा था। इस बंगाली डॉक्टर द्वारा
पंपलेट के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों का इलाज करने का दावा करते हुए प्रचार प्रसार किया जा रहा था, मगर स्वास्थ्य विभाग से कई स्थानीय लोग क्लिनिक की शिकायत की, जिसके बाद विभाग की टीम ने इस क्लिनिक पर छापा मारकर दस्तावेजों की जांच की। तब पता चला उक्त डॉक्टर के पास डिग्री ही नहीं है, जिसके बाद पुलिस द्वारा इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के अधिकांश वार्ड में डेंगू के फैलते प्रकोप को लेकर निगम अमला अब जाकर गंभीर हुआ है। हालात बिगड़ी तब 1 सितंबर यानी मंगलवार से नियम की स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अफसर और जनप्रतिनिधि प्रभावित इलाके की मुख्य सड़कों के साथ गली कूचों और बस्तियों में उतरकर अपनी निगरानी में सफाई अभियान चलवा रहे हैं। इधर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने पर बीजेपी के नेता निगम प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर सियासत को गरमाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर महापौर का दावा है कि इस मामले को मीडिया और विपक्ष के लोग जितना बढ़ा चढ़ाकर तूल दे रहे हैं, धरातल पर स्थिति वैसी नहीं है, बल्कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। एक मशहूर फिल्मी गीत की पंक्तियां है, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है। आंखों से नींद चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि रायपुर के मच्छर हैं, जिन्होंने नालियों, कचरे और गंदले ठहरे हुए पानी में अपना साम्राज्य फैला रखा है। रायपुर में लगातार डेंगू का खतरा बना हुआ है। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह काबू में आया नहीं है। इसी बीच डेंगू ने अपने पांव पसार लिए हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर में ही रोज डेंगू के 15 से 20 मरीज मिल रहे हैं। पिछले दिनों डेंगू से 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, डेंगू के मामले हैं रायपुर में, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं। डेंगू के मामले रायपुर में हैं, मगर उतने नहीं हैं जितने उसको बताया जा रहा है, जितना इसको प्रचार और प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि डेंगू की बात है, रायपुर नगर निगम फर्स्ट डे से ज़मीन में उतर के इसके लिए काम कर रहा है। चाहे आप फॉगिंग की बात करें, चाहे आप ब्लीचिंग की बात करें, चाहे आप जागरूकता अभियान की बात करें, इसके लिए बाकायदा एक रायपुर नगर निगम की तरफ से टीम भी बनी हुई है जो पानी खाली कराने का काम कर रही है। पानी भी खाली करा रही है, कूलर से भी, गंदा पानी भी, टंकी भी। तो रायपुर नगर निगम अपनी तरफ से जो अहम भूमिका होती है उसको पूरे तरीके से अदा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी डेंगू में कंट्रोल पा लेंगे। बुधवार को डेंगू के 20 नए मरीज मिले हैं। इससे एक दिन पहले 22 लोगों में डेंगू पाया गया था। डेंगू के ज्यादातर नए मरीजों में छोटी उम्र के बच्चे हैं। बुधवार को मिले 20 नए मामलों में 4 बच्चे शामिल हैं। पिछले 3 दिन में शहर में 12 से अधिक बच्चे डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। नगर निगम प्रशासन, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस पे आगे आकर के काम करते, मलेरिया से लेकर के सारी बीमारियां मच्छर के काटने से फैलती हैं, लेकिन ये बारिश होने के बाद भी निगम प्रशासन सोया रहा। निगम प्रशासन के पास पैसा था, लेकिन उनको होश ही नहीं था कि पैसा है और जो मच्छर के खिलाफ जो एंटी लार्वा और सारी चीजों का जो छिड़काव था, फॉगिंग था, वो उनको करना था। इतनी भी समझ नहीं थी। जब डेंगू का प्रकोप बढ़ा तब मीडिया में खबरें आई, समाचार में प्रकाशित हुआ, जब पत्रकार इस मामले को उठाए तब कहीं जाकर के निगम प्रशासन जागा। विपक्ष भी लगातार इसकी मांग करता रहा। अब कह रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं, केवल फोटोबाजी और फोटोबाजी ही हो रही है। शहर के मोहल्लों बस्तियों में डेंगू के मरीज मिलने लगे तो प्रशासन को साफ सफाई और छिड़काव की याद आई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का अमला मरीजों की जांच और संपर्क में आए। इलाकों में एंटी मॉस्किटो लार्वा रसायनों का छिड़काव करने में लगा है। कई इलाकों में यह सुविधा अभी भी नहीं पहुंच पाई है। राजधानी रायपुर के गोल बाजार इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में कार चला रहा था। इसी दौरान उसने शारदा चौक में बाइक सवार युवक विकास विश्वकर्मा को ठोकर मार दी। ठोकर इतनी भयानक थी कि घटना स्थल पर ही विकास का एक पैर कटकर अलग हो गया, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज वीआईपी न्यूज़ के पास है। जो आहत था विजय विश्वकर्मा, वो सुबह जा रहे थे, उससे फोर्ड फीगो का चालक था विजय साहू, उसके द्वारा उसके पैर पर अपनी कार चढ़ा दी थी, जिसके कारण वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल ले जाए गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। अभी गोल बाजार में इस पर 338 के तहत मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। बाद में उसमें और भी धाराएं जोड़कर उसके संबंधित खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बीते 1 साल के भीतर 16 हाथियों की मौत अलग अलग कारणों से होने के बाद सामने आई है।
काफी समय से प्रदेश में हाथी और मानव का द्वंद्व चलता आ रहा है। 15 साल सत्ता में रही भाजपा की सरकार ने भी ये द्वंद्व खत्म करने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन इन प्रयासों में उनकी नाकामी हाथ लगी। कांग्रेस सरकार भी प्रयास कर रही है कि हाथी और मानव के बीच का ये द्वंद्व खत्म किया जाए, लेकिन हाथियों की मौत के आंकड़े कुछ और ही बयान कर रहे हैं। मामले में अब सियासत भी साफ साफ देखी जा सकती है। हाथियों की मौत पर आए आंकड़ों को लेकर विपक्ष भी अब कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हाथी और मानव द्वंद्व को लेकर 2.5 साल में कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तंज सरकार पर कसे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत के पीछे किसी गिरोह के होने की आशंका भी जताई है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हाथी और मानव का जो द्वंद्व चल रहा है, 2.5 साल व्यतीत होने के बाद में ये सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। जब लेमरू प्रोजेक्ट की बात आई, आज कहां पर है, क्या है, 2.5 साल में कहां बढ़ी है। दूसरी तरफ हाथियों के द्वारा जो जन और धन की जो हानि हो रही है, इसको रोकने में सरकार पूर्ण रूप से असफल है, महावत कमजोर साबित हो रहा है। हाथियों की मौत और प्रदेश में हाथियों की स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ हाथियों का विचरण क्षेत्र बन चुका है। पहले हाथियों की मौजूदगी सीमित इलाकों में थी, लेकिन अब ये शहरी इलाकों तक भी पहुंच गए हैं। उन्होंने हाथी अभयारण्य बनाने की योजना पर काम जारी रहने की बात भी कही है। वहीं इस चुनौती से निपटने के लिए विशेषज्ञों से रायशुमारी किए जाने की बात भी कही है। हाथियों का लगातार विचरण का क्षेत्र नया बन रहा है और बदल भी रहा है। सरकार की ओर से अपनी प्रायोरिटी है, हम लोग जहाँ जहाँ हाथियों के लिए अभयारण्य बनाने की हमारी योजना है उसमें तो काम चल रहा है, लेकिन इनका पूरा छत्तीसगढ़ इनका विचरण का क्षेत्र बनते जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके निदान के लिए विशेषज्ञों की राय इसमें ली जा रही है। निश्चय ही प्रदेश में आए हाथियों के मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्ष 2020 की बात करें तो प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 10 हाथियों की मौत हुई थी। वहीं 2021 में अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हाथियों की मौतें करंट लगने की वजह से हुई है। वहीं कई 100 संदिग्ध हालत में भी मिले हैं। ऐसे में इन मौतों पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती से निपटने और हाथियों की मौतों को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होता है, या फिर ये सभी प्रयास सिर्फ सफ़ेद हाथी ही साबित होंगे। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।